नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आम पार्ट 2 में आज आपका स्वागत है। यहाँ पे हम शुरू करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो सेकंड पार्ट था, वो पेपर का सेकंड पार्ट। हम क्वेश्चन 3A जो ऑप्शन के है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, हमें डिफरेंट सेगमेंट का क्या करना था, रिपोर्ट बनाना था। तो रिपोर्ट के लिए हमने कॉलम्स रेडी कर रखे हैं। तो कुछ इस तरह से कॉलम्स हमारे पास है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे हमारे एक्सटर्नल रेवेन्यू जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी थी, दैट इज़ 1100। ओके, 400 हमारे पास डिटर्जेंट का था, कॉस्मेटिक्स जो था वो 380 था, और अदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अदर में लिखा था 140। कुल मिला के 2020 यानी 2020 हमारे पास यहाँ पे दे रखा था। ओके, इंटरनल की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें बता रखी थी 300। ओके, 200 फॉर डिटर्जेंट का, जो 40 हमारे पास कॉस्मेटिक्स के लिए था। अदर इन्फॉर्मेशन में अदर का हमारे पास 40 था। कुल मिला के हमारे पास ये था 580। ओके, सो टोटल हम अगर कर देंगे 1400, दोनों का टोटल करेंगे 600, 420, ओके, यहाँ पे 180 और 580 हमारे पास इंटर सेगमेंट रहेगा और 2020 हमारे पास एक्सटर्नल का रहेगा। अब बात करते हैं सेगमेंट एक्सपेंसेस की। तो जो सेगमेंट एक्सपेंस हमारे पास थे वो सेगमेंट एक्सपेंस हमें बता रखा था कि किस तरह से था। तो सेगमेंट एक्सपेंस हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसके हिसाब से कि सेगमेंट एक्सपेंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में लिखा था कि इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटर सेगमेंट सेल्स जो था एक्सपेंसेस इज़ नॉट अवेलेबल। ओके, बाकी के जो थे 1000, 420, 380 और 180 हमारे पास सेगमेंट एक्सपेंस दे रखे थे। तो हम सेगमेंट एक्सपेंस जो हमारे पास था वो लिख लेते हैं। सो सेगमेंट एक्सपेंस हमारे पास है 1000, 420, ओके, 380 और हमारे पास अदर का था 180। ओके, सो इसके हिसाब से रेवेन्यू अगर निकालेंगे तो 1400 में से अगर हम 1000 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा 400। 600 में से अगर हम 420 माइनस कर लेते हैं तो 180। ओके, सी के अंदर हमारे पास 420 में से 380 माइनस करेंगे तो 40। ये 180 में से 180 जाएगा तो 0। और हमें बता रखा था कि इंटर सेगमेंट सेल्स का प्रॉफिट हमारे पास 20 था। वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी थी। तो क्वेश्चन में हमें बताया था कि यहाँ पे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्लूड 20 lakhs ऑफ द इंटर सेगमेंट सेल्स। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन हमें हमारे हिसाब से बनने आनी थी। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 580 में से यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क था ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, वो हमें फिल करना था। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी है किस तरह से। सो 580 में से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे 580 में से 20 माइनस कर लेंगे। ओके, सो 580 में से 20 माइनस करेंगे तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा हमारा जो आंसर, दैट इज़ 560। ओके, सो हमें 560 किस तरह से लिखना है, यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे ये 560 हमारे पास इंटर सेगमेंट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 1420 हो जाएगा। हम बाकी सबका यानी 1000, 420, 380 एंड 180 का अगर टोटल करेंगे तो हमारे पास, और ये 560 हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, माइनस कर जाएंगे तो हमें 202 में से ये मिल जाएगा। और अगर इसका हम टोटल करेंगे तो उसमें से हमारे पास 400 और ये वो 400 प्लस 120, 180 प्लस 40 यानी कितना हो जाएगा, 4 + 5 + 6, 20 में से 20 निकाल जाएंगे तो हम यहाँ पे आंसर हमारा मिल जाएगा 400, जो कि 2020 में से भी माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो गई। अदर इन्फॉर्मेशन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स है, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह है। सो वो इन्फॉर्मेशन हम डायरेक्टली टेबल में से देख लेते हैं। तो टेबल के अंदर हमारे पास यहाँ पे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 40 दे रखा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रखा है, इनकम टैक्स दे रखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस दे रखा है और जनरल एक्सपेंसेस भी हमारे पास दे रखा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे थी पास, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी है। सो यहाँ पे सबसे पहले इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स है हमारे पास। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास जो था 40 था, वो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स हमारे पास मेंशन किया हुआ था, दैट इज़ 140। माइनस करना है तो हम उसको ब्रैकेट में लिख देंगे 140 माइनस
इंटरेस्ट पेड हमारे पास था वो था 80, कुल मिला के इंटरेस्ट पेड हमारा 80 था, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस जो हमारे पास था वो 20 था। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमारे पास आता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीबन क्या आएगा, दैट इज़ 400। हम 400 यहाँ पे टोटल हमारी इनकम जो थी उसमें से 600 के अंदर, सॉरी यहाँ पे हमारा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 400 नहीं आएगा, यहाँ पे 600 आएगा। सो 600 में ये सब प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 400 प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इनकम टैक्स ऑलरेडी अंदर 20 मेंशन किया था, इनकम टैक्स हमारे पास मेंशन किया था 140, तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा 260। ये हो गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारी इन्फॉर्मेशंस मिल गई, तो उसके बाद हमारे पास मेंशन किया गया था सेगमेंट असेट्स के बारे में। तो सेगमेंट असेट्स हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन की थी वो 1080 बराबर 680, फिर 200 और 200 हमारे पास दे रखा था, तो कुल मिला के ये हो जाता था 2160। ओके, और अनएलोकेटेड भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी थी। सो अनएलोकेटेड इंफॉर्मेशंस के अंदर ये सेगमेंट एसेट्स हमने ऑलरेडी रिटर्न रखी है, और यहाँ पे कॉर्पोरेट एसेट्स जो है 700 वो हमें अलग से लिखना है। तो यहाँ पे हम कॉर्पोरेट एसेट्स को लिख लेंगे। सो कॉर्पोरेट एसेट्स 700, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा दैट इज 2860, सॉरी। इसी तरह से लायबिलिटी भी हमारे पास थी 500, 160, 160, ओके 20, और यहाँ पे कुल मिला के हो जाएगा 840, जबकि अनएलोकेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी थी वो थी 800। सो कुल मिला के हमारे पास ये भी मिल जाएगा 840 प्लस 800, कुल मिला के 1240। सो हमें सिर्फ इतना ही एक रिपोर्ट बना के दे देना था। सो हमने ये पूरा रिपोर्ट बना के दे दिया, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था, ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं पहले। तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे लिखा था 3B के अंदर कि इंडेक्स लिमिटेड हैज़ अ 1 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द सेकेंड क्वार्टर एंडिंग ऑन 30/9। ओके, तो यहाँ पे अप्रैल मई जून के बाद जुलाई अगस्त एंड सितंबर, ये जो हो गया ये हमारे पास 30/9 को कंप्लीट होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख रुपीज़ दे रखा है। उसके बाद है कि 25,000 एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हुआ है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, अप्रैल यानी कि फर्स्ट क्वार्टर वॉज इक्वली एलोकेटेड ऑन ईच क्वार्टर फाइनेंशियली। सो इक्वली एलोकेट नहीं कर सकते, इसका मतलब हमने 25,000 यानी 7,500 ईच में दे रखा था। ओके, तो हमें का जो पूरे का पूरा लिखना था, बाकी के 3 क्वार्टर का सारे का सारा फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि बाकी के 3 क्वार्टर में जो हमने लिखा था ये सेकेंड क्वार्टर में वो एक्सपेंस हमें निकाल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7,500 रुपीज़ हमें माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि ये करंट क्वार्टर का नहीं है। उसके बाद एक क्यूमुलेटिव 15,000 रुपये है, क्यूमुलेटिव एक्सिस डेप्रिसिएशन ऑफ द क्वार्टर। ओके, ड्यू टू द चेंज इन डेप्रिसिएशन मैथड हमने WDV टू SLM यानी SLM से WDV चेंज किया। 4,000 एक्सिस डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू दिस क्वार्टर, ये 4,000 रुपये जो एक्सिस डेप्रिसिएशन था वो हमने यहाँ पे किया था। तो 15,000 जो था क्यूमुलेटिव एक्सिस डेप्रिसिएशन ऑफ दिस क्वार्टर, उसमें से 4,000 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओनली 4,000 एक्सिस डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू दिस क्वार्टर। तो बाकी का जो 11,000 था वो हमने एक्सिस डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस कर दिया था, वो हमें वापस यहाँ पे ऐड बैक करना पड़ेगा। तो 11,000 हमारे पास प्लस हो जाएगा। थर्ड था प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 12,000 थी, और आउट ऑफ दिस 8,000 प्रोविज़न रिलेटेड टू फर्स्ट क्वार्टर। 8,000 जो था वो प्रीवियस क्वार्टर का था, वॉज रॉन्गली एस्टिमेटेड ड्यू टू द रॉन्ग एस्टिमेशन इन दिस फर्स्ट क्वार्टर, वो वहाँ पे गलती से आ गया था। सो हमें यहाँ पे हमने 12,000 था तो हमने यहाँ पे 8,000 वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि ये फर्स्ट क्वार्टर का था हमने गलती से सेकंड क्वार्टर में लिख दिया। इसको प्रेजेंट किस तरह से करेंगे? सो हम टेबल यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेकेंड क्वार्टर का पास हमारे पास ऑलरेडी 1 लाख रुपीज़ था। ओके, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे
एडिशन में लिख देंगे कि भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, सॉरी लॉस ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर को हम फर्स्ट क्यू तरीके लिखते थे, वो 7,500 हमें यहाँ पे ऐड बैक करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड जो था हमें ऐड करना पड़ेगा, वो चीज़ थी हमारे पास एक्सिस डेप्रिसिएशन। ओके, एक्सिस डेप्रिसिएशन जो था वो करंट क्वार्टर के अंदर हमने लिख दिया था, वो था टोटल 15,000, दैट इज़ 15K, और उसमें से 8K 4K तो करंट क्वार्टर का ही था, तो बाकी का जो 11,000 था वो हमने गलती से ये क्वार्टर में लिखा था, तो हमने वो ऐड बैक कर दिया। उसके बाद था ऐड करना था वो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास था, दैट इज़ जो प्रोविज़न हमने रिलेटेड टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। ओके, सो वो भी फर्स्ट क्वार्टर का था, वो भी हमें 8,000 यहाँ पे ऐड बैक करना है। सो कुल मिला के हमारे पास 1,26,000 हमारे पास प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट एज पर AS 25। ओके, चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सो इसी तरह से ये क्वेश्चन हमने किया था। यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस जो थर्ड क्लास का था, सॉरी सेकेंड क्वार्टर का था, वो इक्वली एलोकेटेड गया था। सो हमें यहाँ पे 7,500 फर्स्ट क्वार्टर का था, तो हमें यहाँ पे लिखा था वो वापस ऐड करना पड़ता, तो यहाँ पे हमने गलती से माइनस लिखा था, ये माइनस नहीं होगा, ये 7,500 प्लस ही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेक्शन 2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था। यहाँ पे बोला गया था कि लक्स लिमिटेड जो था उसका बेसिक और डाइल्यूटेड EPS काउंट करना है। सो इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रॉफिट दे रखा था 4 करोड़ रुपए, नंबर ऑफ शेयर्स 50 लाख थे, 25% रेट ऑफ टैक्स था। यहाँ पे 2 लाख डिबेंचर थे 100 ईच, और इट्स कन्वर्टेबल इनटू 12 इक्विटी शेयर, यानी एक डिबेंचर के बदले में हमें 12 इक्विटी शेयर्स देने हैं। ओके, सो इससे हमारा डाइल्यूटेड EPS मिलेगा। तो पहले बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों EPS हम फाइंड कर लेते हैं। सो किस तरह से बेसिक और डाइल्यूटेड EPS हमारे पास होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक EPS फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो बेसिक EPS फाइंड करने के लिए सबसे पहले बेसिक EPS फाइंड करते हैं, और बेसिक EPS का जो फॉर्मूला हमारे पास है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय हमारे पास था वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, तो प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे 4 करोड़ रखा था, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारे पास है वो 50 लाख थे। सो कुल मिला के हमारे पास जो आएगा 8 पर शेयर। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास अगर नंबर ऑफ शेयर रिवाइज करना है, तो पहले हम फाइंड करेंगे रिवाइज्ड प्रॉफिट। सो रिवाइज प्रॉफिट किस तरह से होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट जो हमारे पास था, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी जो था वो हमारे पास ऑलरेडी था 4 करोड़ रुपए। ओके, इसके अंदर से अगर हम डिबेंचर को कन्वर्ट करेंगे, तो अब डिबेंचर को डिविडेंड हमें नहीं पे करना पड़ेगा, तो डिबेंचर का जो डिविडेंड है वो डिविडेंड हम वापस ऐड करेंगे, इट्स कॉल्ड डिबेंचर इंटरेस्ट। अगर डिबेंचर इंटरेस्ट अगर हमारे पास होता है तो कितना हो जाता है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट हमारे पास थे, डिबेंचर्स जो भी अवेलेबल हमारे पास डिबेंचर थे वो करीबन 2 लाख के डिबेंचर थे। 2 लाख डिबेंचर थे, एक डिबेंचर 100 रुपये का था, यानी 2 करोड़ का हो गया। और इसके ऊपर हमारे पास
टैक्स रेट, सॉरी, देखते हैं क्या था इसके अंदर। हमारे पास 2 लाख डिबेंचर थे, 100 ईच, और 10% का था। ओके, तो किसके हिसाब से, इंसू 10% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये हमारे पास जो आता वो करीबन आ जाता 20 लाख रुपए। ये हो गया हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट। ओके, अब जब डिबेंचर इंटरेस्ट पे करेंगे तो उसके अंदर हमारा जो टैक्स होगा वो टैक्स तो माइनस करना पड़ेगा, है ना। डिबेंचर का जो टैक्स होगा वो तो हमारा माइनस हुआ होगा। सो टैक्स ऑन डिबेंचर वो एट द रेट 25 रुपीज़ 25% था, तो इसका 25% हो जाएगा 5 लाख। सो अल्टीमेटली हम कहेंगे कि हमारा प्रॉफिट जो है वो ऐड हो जाएगा कि 15 लाख रुपए ऐड हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जो होगा दैट इज 4 करोड़ 15 लैक्स। ये हो गया रिवाइज प्रॉफिट। अब बात करेंगे रिवाइज नंबर ऑफ शेयर। तो जो रिवाइज नंबर ऑफ शेयर है वो किस तरह से होंगे। हमारे पास वेटेड एवरेज शेयर्स से थे, नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल, जो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास ऑलरेडी थे। ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास 50 लाख के नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल थे, तो ये 50 लाख के शेयर्स तो हमारे पास है ही। अब कन्वर्ट किए गए हैं तो अंदर हमारे पास ऐड करेंगे, दैट इज कन्वर्टेड डिबेंचर। कन्वर्टेबल हमारे पास डिबेंचर थे, वो डिबेंचर और इक्विटी शेयर। हमें यहाँ पे बोला गया था कि एक डिबेंचर के और में हम 12 शेयर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे कुल मिला के 2 लाख हमारे पास डिबेंचर थे। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो हो जाएगा वो करीबन 24 लाख डिबेंचर नए ऐड हो जाएंगे। यानी हम अगर इसका टोटल कर ले तो हमारे पास हो जाएगा 5 + 2 दैट इज 74 लैक्स। तो अभी हमारे पास रिवाइज प्रॉफिट भी अवेलेबल है और रिवाइज नंबर ऑफ शेयर भी अवेलेबल है, तो इससे हमें क्या बन जाएगा, डाइल्यूटेड ईपीएस बन जाएगा। डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर हमारे पास रिवाइज प्रॉफिट फॉर इक्विटी और इसके डिविडेशन में हमारे पास रहेगा रिवाइज नंबर ऑफ शेयर। ओके, तो ये हमारे पास 4 करोड़ 15 लाख रुपए था, जिसको हम डिवाइड कर लेंगे 74 लैक्स नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारे पास जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा ₹5.61। ओके, तो ये हो गया हमारा रिवाइज ईपीएस। ओके, अर्निंग पर शेयर। तो इस तरह से डाइल्यूटेड ईपीएस हमें ये मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये हमने यहाँ पे जो पूछा गया था डाइल्यूटेड ईपीएस और बेसिक ईपीएस ढूंढ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था क्वेश्चन 4B। तो 4B के अंदर हमारे पास मेंशन किया था कि यहाँ पे पॉन्ड्स लिमिटेड है और एस्टिमेट इज एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म प्लान एसेट्स, जिसके लिए हमें इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम दे रखी थी, रियलाइज एंड अनरियलाइज गेन ऑफ प्लान एसेट्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। फेयर वैल्यू ओपनिंग दे रखी थी 6 लाख और 39 को 1,60,000 कंसोलिडेटेड फंड था एंड 80,000 पेड फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट। ओके, यानी 1,60,000 कॉन्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास है और हमने 80,000 हमारा एम्प्लॉयज बेनिफिट भी है। यहाँ पे 31 मार्च का हमारे 7,40,000 हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स है। तो हमें काउंट करना है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स। तो किस तरह से एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम ढूंढ सकते हैं वो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा। तो एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न फाइल करने के लिए हमें पूरा एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 4B के अंदर कि एक्चुअल रिटर्न क्या होगा। ऑन प्लान एसेट्स,
तो एक्चुअल रिटर्न फाइल करने के लिए फेयर वैल्यू हमें चाहिए, फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान असेट्स, ओके, जो कि हमारे पास 6 लाख रुपए दे रखी थी क्लोजिंग। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंट्रीब्यूशन, ओके, जो कंट्रीब्यूशन हमारे पास 1,60,000 दे रखा था, और इसके अंदर से हम लेस कर लेंगे बेनिफिट्स पेड, जो भी बेनिफिट्स हमने पे किए थे वो करीबन 80,000 यानी कि 80,000 रुपये था, वो हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास एडजस्टेड फेयर वैल्यू मिल जाएगी। तो एडजस्टेड फेयर वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी, वो 6 लाख के अंदर 1,60,000 ऐड कर लेंगे और 80,000 माइनस करी तो 6,80,000 हमारे पास एडजस्टेड फेयर वैल्यू मिल गई। अब उसमें से क्लोजिंग फेयर वैल्यू जो हमारे पास है वो माइनस कर लेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी थी 7,40,000। सो एडजस्टेड फेयर वैल्यू से आपका क्लोजिंग फेयर वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब हो गया आपका एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान असेट्स, ये दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास डिफरेंस अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज 60,000। ओके, जबकि आप एक्चुअल गेन फाइंड करना है, तो एक्चुअल गेन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। आपने जितना रिटर्न एक्सपेक्ट किया था उसकी कंपैरिजन में आपका एक्चुअल रिटर्न कितना है। सो एक्चुअल रिटर्न आपके पास 60,000 है और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी 60,000 था, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका एक्चुअल गेन हो गया 0, इसमें आपको कोई गेन नहीं हो रहा है। सो ये क्वेश्चन था हमारे पास जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पे पूरा आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी थी, राइट। तो 6 लाख रुपीज़ आपके पास जो था उसका 10% आपके पास एक्सपेक्टेड यहाँ पे देखा था, इसके हिसाब से 60,000 एक्सपेक्टेड था, जो कि अंदर मेंशन नहीं किया था, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, सो 6 लाख आपके पास प्लान असेट्स की वैल्यू थी, तो उसका 10% के हिसाब से 60,000 आपका एक्सपेक्टेड था। ओके, चलो उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 4C। यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि किस तरह से हमारे पास कैलकुलेशन करना है। देखिए, यस लिमिटेड है हमारे पास, इक्विटी शेयर से ऑन 31 मार्च 40 लाख इक्विटी शेयर थे, 10 रुपीज़ ईच, फुली पेड अप थे। 25 लाख इक्विटी शेयर थे 10 ईच, लेकिन 5 पेड अप थे, तो उसको हमें पार्टली पेड अप में से फुल्ली पेड अप नहीं करना है। यहाँ पे समझ लो कि हाँ, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप कन्वर्ट कर लेंगे। 10 रुपये का था और हमने यहाँ पे सिर्फ 5 रुपीज़ पेड अप था, तो हमें यहाँ पे 25 लाख शेयर्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसको डिवाइड बाय 10 कर लेंगे, 25 लाख को डिवाइडेड बाय हम 10 का डिवाइड बाय 5 कर लेंगे, इंटू 10 कर लेंगे, तो हमारे पास 25 लाख था, तो 12.5 लाख हमारे पास मिल जाएगा अप्रॉक्स नंबर ऑफ शेयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 70 करोड़ दे रखा था, तो हमें यहाँ पे रिटर्न फाइल करना था, किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। सो 4C क्वेश्चन हमारे पास था, तो हमारे पास 40 लाख इक्विटी शेयर्स है, एट द रेट ऑफ 10, ओके, यानी कि 4 करोड़ के वैल्यू का हो गया। ओके, 25 लाख हमारे पास शेयर्स थे, इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 5, तो इसका भी हमारे पास हो गया करीबन 1 करोड़ 25 लाख। सो कुल मिला के हमारे पास 5 करोड़ 25 लाख हो गए। अगर इसको हमें 10 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो एट द रेट ऑफ 10 अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा, दैट इज़ 52,50,000
इक्विटी शेयर, हम यही इक्विटी शेयर ले लेंगे। ओके, ये हमारे पास इक्विटी शेयर्स हो जाएगी। अब ईपीएस फाइंड कर लेते हैं। ईपीएस फाइंड करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय हमारे पास है नंबर ऑफ, दैट इज नंबर ऑफ शेयर, या फिर वेनिश हम जिसको कहते हैं, वेंस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो प्रॉफिट हमारे पास 70 करोड़ का था, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया था, और हमने यहाँ पे बता दिया कि 5 करोड़ नहीं, दैट इज़ 52,50,000 हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हमें लिखने। सो हम यहाँ पे 52,50,000 शेयर्स लिख लेंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम डिविडेशन करेंगे तो 13.33 यानी 13 रुपये 33 पैसे पर शेयर हमारे पास हमारा ईपीएस मिल जाएगा। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन, तो कि क्वेश्चन 4C में मेंशन किया गया था। इसके और में भी हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हमारे पास कुछ इसी तरह का था, जिसके अंदर बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस हमें फाइंड करना था। तो वो भी शुरू सॉल्व कर देते हैं किस तरह से। इसमें दोनों चीज़ हमें दे रखी थी। एक कन्वर्टेबल डिबेंचर दे रखा था जो कि इसकी नॉमिनल वैल्यू 6 करोड़ थे, और इसको 4 इक्विटी शेयर में, फॉर दैट इज़ 1 for 4, एक के बदले में हम 4 इक्विटी शेयर देंगे। रेट हमारे पास 25% टैक्स रेट था। यहाँ पे 4.5 लाख हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स थे, ओके, फुल्ली पेड अप थे, और इसको हमने कन्वर्ट इनटू 2 शेयर्स, यानी 1 प्रेफरेंस शेयर के बदले में हम 2 इक्विटी शेयर देंगे। सो यहाँ पे डाइल्यूटेड एंटी डाइल्यूटेड दोनों हमें फाइंड करना है। तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे यहाँ पे? सो सबसे पहले बेसिक ईपीएस तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। सो बेसिक ईपीएस हम सबसे पहले ढूंढ लेते हैं। बेसिक ईपीएस की फॉर्मूला हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो इसके पास हमारे पास यहाँ पे 52,50,000 प्रॉफिट अवेलेबल था, और बेसिक हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर थे 12 लाख थे। ये कुल मिला के हमारे पास 4.375 हमारा बेसिक ईपीएस था। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? कन्वर्टेबल डिबेंचर को कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले कन्वर्टेबल डिबेंचर, सो कन्वर्टेबल डिबेंचर को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो इससे अंदर पहले इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बढ़ेगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब डिबेंचर और समझ लीजिए प्रेफरेंस शेयर दोनों दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे दोनों का इंक्रीमेंटल। सो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट क्या होगा? सो हमारे पास यहाँ पे 6 करोड़ के हमारे पास डिबेंचर थे, ओके, और एक जो डिबेंचर 12% के हिसाब के थे। सो इसके हिसाब से अगर हमारा प्रॉफिट कैलकुलेशन करें तो 72 लाख प्रॉफिट ऐड होगा। इसमें से हम टैक्स माइनस कर देंगे। सो टैक्स हमारा 25% था, यानी करीबन 18 लाख टैक्स हमारा माइनस हो जाएगा। सो नेट हमारा जो प्रॉफिट इंक्रीज होगा वो करीबन हो जाएगा 54 लाख। ओके, इसमें हमारे पास अगर हम इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर की बात करें, इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर, तो इसके अंदर हमें पता था कि डिबेंचर के और में हमारे पास जो इक्विटी शेयर देने थे वो 1 for 4 थे, एक के बदले में 4 थे। तो हमारे 6 लाख के डिबेंचर थे, तो 6 लाख के डिबेंचर के बदले में हमारे कितने शेयर आएंगे? सो करीबन वो आएंगे 24 लाख के। तो 24 लाख नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ पे अगर हम इंक्रीमेंटल ईपीएस की बात करें
तो हमारा 54 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख हो जाएगा, ताकि हमारा आंसर मिलेगा 2.25। ओके, ये हो गया डिबेंचर का। इसी तरह से हमें प्रेफरेंस शेयर का भी करना है। सो यहाँ पे हेडिंग देते थे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। सो इसका कैलकुलेशन करते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के बारे में दिखे तो पहले इसका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट देखते थे। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर्स थे वो 4,50,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 100 यानी इंटू 100 करेंगे। और ये जो प्रेफरेंस शेयर थे हमारे 8% के प्रेफरेंस 8% प्रेफरेंस शेयर्स थे। तो इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो इसका 36 लाख हमारा डिबेंचर प्रॉफिट बनता था, जिसको हम प्रेफरेंस डिविडेंड कहते थे। इसके अंदर टैक्स रेट नहीं बताया गया तो हम इसमें टैक्स नहीं बताते। एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर के अंदर डीडीटी होता है, टैक्स नहीं होता। अच्छा, इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो नंबर ऑफ शेयर, तो इसके अंदर हमारे पास है कि भी हमारे प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में इक्विटी शेयर कितने दिए जाते थे। तो 1/2 इक्विटी शेयर दिए जाते थे, एक के बदले में 2 इक्विटी शेयर्स। तो हमारे पास यहाँ पे 4.5 लाख के हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स थे। तो करीबन हमारे 9 लाख हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे। सो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें इंक्रीमेंटल की, इंक्रीमेंटल ईपीएस की बात करें, सो यहाँ पे 36 लाख अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और डिवाइडेड बाय 9 लाख आपके पास नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो रहे हैं। सो ये यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 पर शेयर। ओके, सो अब क्या करना है, हमें डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम बनाते थे पर्टिकुलर्स, प्रॉफिट, नंबर ऑफ शेयर और नोट। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक की इंफॉर्मेशन दे रखी थी। सो बेसिक प्रॉफिट हमारे पास जो था 52,50,000। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 12 लाख के थे। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिक ईपीएस हमारे मिल जाता था। नोट के साथ में यहाँ पे ईपीएस का कॉलम ही बना लेंगे। सो ईपीएस एंड नोट। ओके, तो ये ईपीएस हमारे पास 4.37 था, जो कि हमारे पास बेसिक था। ओके, अब बात करेंगे अब इंक्रीमेंटल में, जिसका इंक्रीमेंटल कम आता है। देखो डिबेंचर के अंदर 2.25 आया, जबकि यहाँ पे 4 पर शेयर है। तो जिसका कम आता है वो पहले लिखते हैं। सो यहाँ पे डिबेंचर ऐड करेंगे। आप लिख सकते हो कन्वर्टेबल डिबेंचर 54 लाख उससे प्रॉफिट ऐड हुआ था और 24 लाख आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हुए थे, ये इंक्रीज हुए थे। अब इसका हम टोटल करके इन दोनों का हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 10,65,000। 10 लाख, यस, 10,64,000 तो नहीं होगा, ये हो जाएगा 10,50,000। 50,000 6 and 5 plus 1 10। ओके, 10,65,000 सही है टोटल। टोटल हमारे पास हो जाएगा 1,06,50,000 और ये हो गया हमारे पास 36 लाख। अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस फाइंड करें तो 2.46 आ रहा है,
तो ये हमारे पास हो गया डाइल्यूटेड। ओके, अब इसके अंदर हम प्रेफरेंस शेयर्स ऐड करेंगे। ओके, प्रेफरेंस शेयर के अंदर हमारे पास जो था इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स 9 लाख था और प्रॉफिट 36 लाख था। तो यहाँ पे हम 36 लाख ऐड कर लेंगे और 9 लाख भी ऐड कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास बन जाएगा दैट इज 11। कुछ गड़बड़ है कैलकुलेशन में, यहाँ पे 50,000, तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास ये हो जाएगा 6 + 6 2 42, 1 करोड़ 42 लाख। और अगर यहाँ पे हो जाएगा 36 + 9 दैट इज 45। सो 1 करोड़ 42 लाख 1 करोड़ 42 लाख 50,000। ओके, उसको डिवाइड करना है 45 लाख से, तो करीबन 3.16 आ रहा है। ओके, सो ये हमारे पास हो गया एंटी डाइल्यूटेड, इसे हम कहेंगे एंटी डाइल्यूटेड। एक बार एक आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन में थोड़ा शायद गड़बड़ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो उसके बाद हमारे पास एक और 4B में जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमें कैलकुलेशन करना था कि किस तरह से यहाँ पे हमें EPS के बारे में, यानी ये जो क्वेश्चन था ये और एक क्वेश्चन जो हमारा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट के हिसाब से था। सो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट का ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास अब बताया गया था कि एक लमसम बेनिफिट्स है 1% ऑफ फाइनल सैलरी ऑफ ईच क्वार्टर ईच कंप्लीट ऑफ सर्विस एंड पेएबल ऑफ टर्मिनेशन इफ एम्प्लॉयज़ रिटायर्ड आफ्टर द मिनिमम 5 ईयर्स। ये 5 साल की सर्विस के बाद 1% के हिसाब से उसका बेनिफिट इंक्रीज होता है। 1 रुपये के एक ईयर का 1 लाख रुपए इज एश्योर टू बी 7% कंपाउंडेड ईच ईयर। सैलरी जो थी 1 साल की 1 लाख रुपए थी और 7% के हिसाब से एवरी ईयर उसको इंक्रीज करते थे। डिस्काउंट रेज 10% था। यहाँ पे रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस। आपको पहले उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना था, करंट सर्विस कॉस्ट कितना आएगा एंड इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आया था वो भी कैलकुलेशन करना है। हु इज़ एक्सपेक्टेड टू लीव द एंटरप्राइज, जो 5 साल के बाद अगर एंटरप्राइज छोड़ना चाहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू टेबल नीचे मेंशन किया है 5 साल का। सो हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से होता है ये। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सो सैलरी एट द एंड ऑफ 5 ईयर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सैलरी एट द एंड ऑफ 5 ईयर हर साल बढ़ती है। सो 1 लाख रुपए हमारे पास सैलरी तो थी, लेकिन एवरी ईयर हमें बताया गया था कि भाई 7% से बढ़ता था, यानी इनटू हम करेंगे 1.07 और ये बढ़ता था 4 साल के लिए, क्योंकि 1 साल तो हमारे पास था ही, तो अगले 4 साल के लिए ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 ईयर्स। ओके, तो 4 ईयर्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी 1 लाख इंटू 1.310 31079 ओके 601 पूरा वैल्यू लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डेसिबल में आएगा। तो करीबन 1,31,000 है ना, 1,31,079.60 ये हमारी सैलरी एट द एंड ऑफ द 5 ईयर होगी। अच्छा, अभी क्या करना है कि 10% हमें ऑलवेज पे करना था, सॉरी हाँ 10% फाइनल सैलरी का बेनिफिट पेड करना है। तो बेनिफिट पेड हम जो करेंगे 1% करना था। सो हम यहाँ पे 1,31,000 का 31,079 जो 0.60 है, इसका 1% अगर हम निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 1,310.60
पॉइंट आपके पास 79, ये आपके पास हो जाएगा। और अगर ये 5 ईयर्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ईयर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6554, यानी ये आपका सर्विस कॉस्ट हो गया, जो कि आपको ईच ईयर आपको ये पैसा पे करना होगा। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो प्रेजेंट वैल्यू, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट, तो इसके हिसाब से हमें दिखना है, तो ये जो 6554 जो हमारे पास दे रखा था, इसको हम 0.621 जो कि हमारा टेबल वैल्यू मेंशन किया गया था, इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये अमाउंट हमारे पास बताया गया, दैट इज़ 4069.03 जो हमारे पास हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान हो जाएगा। ओके, और सर्विस कॉस्ट मैंने बता दिया, एक साल के हिसाब से आपको 1310.79 जो है आपका सर्विस कॉस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अगर करनी है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान था, ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ओके, इसको हम हमारा किसको करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और इसका हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न, ओके, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में ये बना रखा था 4069, ओके, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो हमारे पास मिल जाएगा, दैट इज़ 406.9, ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट जो हमें एवरी ईयर पे करना होगा। ओके, सो इंटरेस्ट इस तरह से कैलकुलेशन पे किया जाता है। इसके और में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो हम ये जो हमारे पास वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है, ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, GAV का टेबल है, वो इसमें नहीं किया था, हमने प्रीवियस पेपर में किया हुआ है 2023, वो आप देख लीजिए। ओके, हाँ, इसका बी वाला पॉइंट है, इसमें थोड़ा टिपिकल है प्रीवियस पेपर से, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5B को। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5B जो हमें करना है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ किस तरह से था कि द इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास दे रखे थे, दैट द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द रॉयल म्यूचुअल फंड स्कीम्स हमारे पास थी, 1 लाख शेयर्स ऑफ द लाइम लिमिटेड था, ओके, एंड 80,000 शेयर्स वो हमारे पास लेमन लिमिटेड के थे। एक्वायर्ड ऑन 38/10, हमने 30/10 को एक्वायर किया था। ओके, कॉस्ट ऑफ ईच शेयर्स ऑफ द लाइम लिमिटेड वॉज 20, जबकि लेमन का था हमारे पास है 30 रुपीज़, और मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर्स ऑन 31 मार्च वॉज 19 and 32। ओके, जबकि अब दोनों शेयर बेच दिए गए 32 रुपीज़ में और 18.5 रुपीज़ में। तो हमें अकाउंटिंग इफेक्ट किस तरह से देनी है, देख लेते हैं किस तरह से अकाउंटिंग इफेक्ट इसका आएगा। सबसे पहले जब भी हमने ये खरीदा था, यानी 31, सो यहाँ पे हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि 30/10 को हमने जब परचेज किया था, तब हम जो एंट्री देंगे दैट इज इन्वेस्टमेंट्स इन, सबसे पहले हमारे पास लाइम लिमिटेड था, लाइम लिमिटेड, ओके, डेबिट, फिर इन्वेस्टमेंट्स इन लेमन लिमिटेड, डेबिट, हमने ये पैसा पे किया तो दैट इज टू बैंक अकाउंट। ओके, हमारे पास अमाउंट कुछ इस तरह से आएगी कि 20 लाख रुपए के हमें लाइम लिमिटेड के हमने परचेज़ किए थे, और करीबन 24 लाख रुपए के लेमन लिमिटेड के हमने परचेज़ किए थे। तो 44 लाख का हमने क्या कर दिया, परचेज़ कर लिया। ओके, अब 30/10 के बाद हमने 31 मार्च को क्या कर दिया, ईयर क्लोज कर दिया, जबकि दोनों की प्राइस अलग अलग थी।
सो हमें एक जो 20 रुपये का जो शेयर था, ओके, उसकी वैल्यू हमें 19 हो गई, तो लॉस हम लाइम लिमिटेड लॉस कर रहे हैं। सो यहाँ पे एंट्री दे देते हैं, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन लाइम लिमिटेड, ओके। 2, प्रोविज़न फॉर लॉस, हमें प्रोविज़न बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने इसको बेचा नहीं है, ओके। यहाँ पे लाइम लिमिटेड की बात चल रही है, ओके। जो 20 रुपये का शेयर था वो 19 रुपये का हो गया, यानी 1 रुपये का लॉस हो गया। 1 लाख शेयर्स थे इसके, तो यहाँ पे 1 लाख रुपये का लॉस हो गया। इसी तरह से जो प्रॉफिट हुआ है उसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे सेकेंड में, जिसमें प्रॉफिट हुआ था, राइट। तो वो इन्वेस्टमेंट इन लेमन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ओके। और इसके अंदर हमारे पास प्रॉफिट था, सो रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट अभी रियलाइज नहीं हुआ। तो ये हमारे पास जो था वो अमाउंट हमारे पास 80,000 शेयर्स के ऊपर थी, जो कि लेमन लिमिटेड की थी, ओके। तो इसके अंदर हमारे पास 80,000 शेयर्स थे और इसकी प्राइस 2 रुपये बढ़ रही है, तो हम इसको एट द रेट ऑफ 2 के हिसाब से 1,60,000 रुपीज़ का हम यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे। सो 1,60,000 हमने यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया। ये हमारा साल ख़त्म हो गया। अब जब 1/4 नया साल हमारा शुरू होगा, सो पहले ये एंट्री हमें रिवाइज कर देनी पड़ेगी, इसको बंद कर देना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री दे देंगे। सो रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, अकाउंट डेबिट, 2 इन्वेस्टमेंट इन, इसकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट इन लेमन लिमिटेड। तो ये 1,60,000 की हम क्लोजिंग एंट्री दे देंगे और इसको क्लोज कर देंगे जो पिछले साल हमने ओपन की थी। अब बात करेंगे जब सेलिंग हमारा हुआ तब। सो क्वेश्चन में मेंशन किया था कि किस तरह से क्लोजिंग हो रहा है। हमने ये जो बेचा था वो हो गया 31 मार्च के बाद हमने इसको बेच दिया था ऑन 30/6। ये 18 रुपये 50 पैसे में बेचा और ये 33 रुपये 50 पैसे में बेचा, है ना। तो हम इसको एंट्री दे देंगे ऑन 30/6, जो हमने बेच दिया उसकी एंट्री दे देंगे। सबसे पहले जो हमने बेचा दैट इज़ वो बैंक अकाउंट, 18 रुपये में बेच दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। 18 रुपये में बेच दिए 1 लाख शेयर, तो 18,50,000 हुआ, ओके। जो हमने इसका प्रोविज़न बनाया था, ओके, अनरियलाइज यहाँ पे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, यहाँ पे लॉस के लिए प्रोविज़न बनाया था 1 लाख रुपये का, वो क्लोज करना पड़ेगा। सो यहाँ प्रोविज़न फॉर लॉस अकाउंट क्लोज कर देंगे, लॉस अकाउंट डेबिट, ये 1 लाख रुपये। और यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी क्लोज कर देना पड़ेगा, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट इन हमारे पास क्या लिमिटेड था, ये लाइम लिमिटेड था, जो कि हमने फर्स्ट एंट्री के अंदर हमने डेबिट किया था 20 लाख रुपए से हमने डेबिट किया था, वो यहाँ पे क्लोज करेंगे 20 लाख। जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो हम रेवेन्यू अकाउंट में डालेंगे। यहाँ पे हम डेबिट में 50,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, सो ये हमारा लॉस हो गया एडिशनली, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसी तरह से 36 में जो लास्ट वाला लेमन लिमिटेड वाला था वो हमने बेच दिया, सो उसकी एंट्री दे देंगे दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट,
ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो हमने ये जो बेचा वो किस तरह से बेचा? हमने ये हमारे 80,000 शेयर थे, तो ये 80,000 शेयर हमने बेच दिए 33.50 में, यानी 26,80,000 में। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेम इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इन लेमन लिमिटेड, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में था, फर्स्ट एंट्री में हमने लेमन लिमिटेड 24 लाख का क्रेडिट डेबिट किया था, वही हम यहाँ पे 24 लाख का क्रेडिट कर लेंगे। सो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। आप देखो यहाँ पे डेबिट में नहीं, क्रेडिट में डिफरेंस आएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टू रेवेन्यू अकाउंट, और डिफरेंस उसके अंदर हमारे पास माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास इसमें से 24 लाख अगर माइनस कर लेते हैं तो 2,80,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, दैट इज 2,80,000। तो ये आपके पास हो गया रेवेन्यू अकाउंट। तो इस तरह से हमें ये अकाउंट्स बनाना होता है। ओके, अब बात करते हैं हमारे पास ये, इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट बनाना है, आज का लास्ट क्वेश्चन है जो रेना म्यूचुअल फंड के अंदर मेंशन किया गया है। तो वो म्यूचुअल फंड के अंदर किस तरह से इफेक्ट होगी, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। सबसे पहले इसके अंदर सारी इनकम्स लिखी जाती है, तो हम यहाँ पे इनकम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी इनकम्स है। तो इनकम के अंदर हम निकलेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारी ये इंटरेस्ट इनकम हो गई। ओके, चलो इसको ज़रा अच्छे से दिखाते हैं मैं आपको। ये हो गया आपका इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम हो गई, डिविडेंड इनकम हो गई, गेन हो गया, और इसके अंदर और अगर आपके पास देखा जाए तो कस्टोडियन फी, डेफर्ड रेवेन्यू, इंश्योरेंस नहीं है हमारे पास, लॉस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाँ ये आपको इनकम में दिखाना होगा, माइनस में जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल सेल्स के अंदर जो भी होगा या ये आपको इस तरह से लिखा जाता है। ओके, इंटर स्कीम एक्चुअल लॉस और गेन भी आपको इनकम के अंदर लिखना है, तो वो आपको इस तरह से ध्यान रख के इनकम के अंदर मेंशन करना है। तो हम पहले सारी इनकम देख लेते हैं किस तरह से होती है, हमने पूरा टेबल बना के लिखा हुआ है। सो ये हमारी पहली, तो हमारे पास जो डिविडेंड इनकम थी, वो डिविडेंड इनकम हमें 6,20,6,240। इंटरेस्ट इनकम हमारे पास थी 4,94,320। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इंटर स्कीम को जो था, वो इंटर स्कीम था 1,43,000, जो कि लॉस इन इंटर स्कीम था, प्रॉफिट नहीं था, तो इसको माइनस कर लेंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी था वो भी लॉस में था, प्रॉफिट नहीं था, 9,06,520, सो इसको भी हम लॉस है तो माइनस में लिखेंगे। और गेन फ्रॉम डेरिवेटिव्स जो था वो करीबन 32,78,640 था। सो इसको हम अगर हम टोटल करेंगे तो करीबन 32 लाख नहीं, 32 लाख, ओके, फिर से गड़बड़ हो गई, 33,49,600, ये हमारी टोटल इनकम हो रही थी। अब ये सारे बाकी के जो आपके पास एक्सपेंस अंदर क्वेश्चन में दिए गए थे, ओके, एक्सपेंस को हम अलग कलर से देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ग्रीन कलर। सो ऑडिट फ़ी था, कमीशन था, कस्टोडियन फ़ी, ओके, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, ओके, यहाँ पे इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपेंस, लीगल, लॉस, ये तो हो गया, लॉस हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैनेजमेंट फीस, मार्केटिंग एक्सपेंस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सैलरी, ओके, सर्विस ऑन टैक्स, ट्रांसफ़र एजेंट, ट्रस्ट रिसीव, ये सारे एक्सपेंस हैं। ये सारे के सारे आपको एक्सपेंस लिख देने हैं, तो मैं सारे के सारे एक्सपेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो हमने यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेंसेस हम लिखते हैं। किस तरह से एक्सपेंसेस की इफेक्ट आएगी, तो सबसे पहले हमारे पास ऑडिट फी था 3,860, कमीशन टू द एजेंट 3 लाख
कमीशन टू एजेंट हमारे पास था 3,30,000, 3,30,240। कस्टोडियन फ़ी थी 13,580। फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास 47 था, 47,620। इंश्योरेंस जो हमारे पास है सिक्योरिटी 25,000, सो ये 25,160। लीगल एक्सपेंसेस हमारे पास जो बताए थे 45,000, 45,060। फिर मैनेजमेंट एक्सपेंस हमारे पास दे रखी थी 6,06,000, 6,06,080। यहाँ पे मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 1,31,040, ये भी हमारे पास था। सर्विस चार्ज हमारे पास था 75,880। एजेंट का जो सर्विस कॉस्ट था हमारे पास, एजेंट फीस और सर्विस टैक्स, सो 80,000 हमारे पास ये था, 80,760। एंड ट्रस्टीशिप फीस थी 5,580। तो इसका हिसाब से टोटल बी अगर किया जाए, ये टोटल बी है, तो टोटल बी हमारे पास सारे एक्सपेंस का टोटल आ रहा है 14,56,420। अब टोटल ए यानी कि टोटल इनकम हमारे पास 33,49,600 था। उसमें से अगर हम टोटल बी यानी सारे एक्सपेंस अगर माइनस कर लेते हैं तो करीबन 18,93,180 आपका प्रॉफिट हो रहा है। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पे जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी थी, यहाँ पे द चेंज इन अनरियलाइज एप्रिशिएट एंड डेप्रिशिएशन। तो पहले हम डेप्रिशिएटेड वैल्यू माइनस कर लेते हैं इसमें से, ओके, जो कि ऑलरेडी माइनस में दे रखी है तो वो वापस ऐड हो जाएगा। तो अनरियलाइज डेप्रिशिएटेड यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन के अंदर चेंज इन अनरियलाइज डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेंशन की गई है। सो ये लेस करना है और ऑलरेडी माइनस में दे रखी है, सो 23,88,620। सो इसको हम अगर टोटल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो प्लस में आ जाएगा। सो ये हो जाएगा करीबन 42,81,800। ओके, अब अनरियलाइज एप्रिसिएशन जो ये है यहाँ पे, वो एप्रिशिएटेड हम देखें, डेप्रिशिएटेड तो हमने माइनस कर लिया, एप्रिशिएटेड जो वैल्यू होती है वो क्वेश्चन में हमारे पास दे रखी थी अनरियलाइज एप्रिशिएटेड वैल्यू। तो अनरियलाइज एप्रिशिएटेड वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी थी वो करीबन थी एप्रिशिएट वैल्यू 1,03,000, लेकिन वो माइनस में दे रखी थी। देयर इज 1,03,000, सॉरी 1 करोड़, सॉरी मिस्टेक हो गया, वो अमाउंट थी 1,03,80,900। सो हमारा जो सरप्लस आएगा वो सरप्लस अमाउंट कुछ अलग आएगा। माइनस करना था, ऐड करने की चीज़ माइनस है, तो हमारे पास आ जाएगा वो करीबन हो जाएगा माइनस में आएगा, दैट इज 60,99,100। उसमें से एप्रिशिएटेड यहाँ पे ट्रांसफ़र फ्रॉम अनरियलाइज एप्रिशिएशन रिजर्व जो था वो यहाँ ट्रांसफ़र फ्रॉम होता है तो हम ऐड करना होता है, वो करीबन हमारे पास दे रखा था 5,20,01,560। सो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, ये ऐड कर देनी थी। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल बन जाएगा, जो आ जाएगा 4,59,11,460। ये हो गया हमारा टोटल। अब इसमें से हमने जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए, जो कि अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें दे रखा था, वो था करीबन 5,79,360। उसके ऊपर टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हमने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू टैक्स नहीं लिखा। बाकी का अमाउंट जो हमारे पास था 4,53,32,100 हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और इन दोनों का टोटल भी ऊपर टोटल के जितना ही आ जाएगा जो हमें लिखना होता है 4,59,11,460। सो ये हमारे पास एक पूरा पेपर था।
ओके, तो ये जो पूरा पेपर हमने ट्राई किया है, सो ये माय नेम इज़ दीक्षित शाह, ओके, फ्रॉम रचित क्लासेस। तो ऑल द बेस्ट फॉर देयर एग्ज़ाम। और हमने पेपर पूरा सॉल्व किया है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे।